नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बीए पार्ट थर्ड के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक विश्व के इतिहास के अंतर्गत 1929-30 के अंदर आई विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के ऊपर चर्चा करेंगे। 1929 में एक भयंकर आर्थिक मंदी का दौर आया था जिसने संसार के समस्त व्यापार और वाणिज्य को तहस नहस कर दिया था। अक्टूबर 1929 में संयुक्त राज्य अमेरिका के शेयर बाजार में एक जोरदार गिरावट देखना आरंभ हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं के मूल्य गिरने लगे, बैंक दिवाली हो गई और लाखों की संख्या के अंदर मजदूर जो है बेरोजगार हो गए। विश्व के आर्थिक इतिहास की यह एक अभूतपूर्व घटना इसे माना जाता है जिसने संपूर्ण विश्व को पूरी तरह से झकझोर दिया। तो 1929-30 के अंदर एक आर्थिक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का दौर आया। 1929 से पहले 1914 से 18 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और इस प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई आर्थिक क्षेत्र के अंदर जिसने इस आर्थिक मंदी को जो है अंजाम दिया। तो आज हम अपने इस वीडियोस के अंदर इस आर्थिक मंदी, विश्वव्यापी इस आर्थिक मंदी के कारणों के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा इस मंदी के अलग अलग कारण बताए गए हैं, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है महायुद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध सामग्री की मांग बहुत अधिक बढ़ गई थी, जिससे उद्योग धंधों का निरंतर विकास हुआ। कहते हैं कि युद्ध काल के अंदर सबसे ज्यादा उद्योग धंधों का जो है विकास होता है और युद्ध की समाप्ति के कुछ समय पश्चात तक यह बिल्कुल ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ समय उपरांत मंदी का दौर आ गया। कहते हैं कि युद्ध के दौरान जो है जो युद्ध सामग्री है उसकी बहुत अधिक आवश्यकता होती है, जिसके कारण निरंतर उद्योग धंधे विकसित होते रहते हैं। जब युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद एकदम से जो इस आवश्यकता उद्योग धंधे जो है ये खत्म हो गए, जिनके परिणाम स्वरूप एक जो है मंदी का दौर यहाँ पर देखने को मिलता है। और प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका भी इतनी अधिक थी कि उसने सारे संसार को जो है अपने इस आर्थिक मंदी के दौर में या कह सकते संसार को हिला के रख दिया इसने। यूरोपीय देशों को जर्मनी से क्षतिपूर्ति की राशि भी प्राप्त नहीं हुई तो अमेरिका ने यूरोपीय देशों को भी आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप का व्यापार वाणिज्य अपने निम्न स्तर के ऊपर पहुंच गया, जिससे सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी हैं जो है डगमगाने लगी। तो जो क्षतिपूर्ति की जो वर्साई की संधि के द्वारा जो क्षतिपूर्ति की जो मांग की गई थी जर्मनी से मित्र राष्ट्रों के द्वारा, तो मित्र राष्ट्रों को जर्मनी जो है उनकी क्षतिपूर्ति की राशि जो है वो प्रदान नहीं कर सका, जिसके कारण भी और इसके देखते हुए अमेरिका ने भी जो एक विश्व शक्ति के रूप में जो उभर रहा था उसने भी अन्य मित्र राष्ट्र देशों को और अन्य देशों को जो है आर्थिक सहायता जो देना बंद कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप भी एक बहुत व्यापक जो है जो विभिन्न अलग अलग देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं जो उन पर एक पहरा। मशीनीकरण और विज्ञानीकरण के कारण भी कृषि और औद्योगिक उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही थी और इन सबसे बेकार भी बढ़ी। कहते हैं कि जैसे जैसे आधुनिक युग आता है तो उसके अंदर जो है मैन पावर कम होती जाती है। जहाँ पर मशीनिंग पावर जब शुरू होती है तो मैन पावर कम होती जाती है। इस मैन पावर के कम होने के कारण भी जो है वस्तु का उत्पादन तो बढ़ गया मशीनीकरण के कारण, लेकिन जो वस्तुओं के मूल्य भी निरंतर इससे जो है गिरने लगे। तो ये एक भी बहुत बड़ा अहम कारण जिससे माना जाता है। तो उत्पादन में वृद्धि तथा क्रय शक्ति का भी इस समय ह्रास हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के उपरांत भी यूरोप के उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती रही और दूसरी ओर बेरोजगारी भी निरंतर बढ़ गई। लोगों की क्रय शक्ति कम होने लगी इस समय तथा उत्पादन में वृद्धि होने से वस्तुओं के मूल्य गिरने लगे। इससे भी आर्थिक मंदी की जो है युद्ध काल के अंदर अगर हम प्रथम विश्व युद्ध का विश्लेषण करें तो युद्ध काल में अमेरिका ने यूरोपीय देशों को जो ऋण दिए थे उनकी अदायगी वे सोने के रूप में करता था। युद्ध के उपरांत फ्रांस को युद्ध की क्षतिपूर्ति तथा अमेरिका को ऋण वापसी मिलनी थी। इसके कारण संसार का लगभग 60% जो स्वर्ण है वो अमेरिका और फ्रांस में इकट्ठा हो गया, जिससे भी स्वर्ण की जो है सोने की बहुत अधिक कमी हुई। कहता है कि अमेरिका ने जो युद्ध ऋण दिया था इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अनेक देशों को जो युद्ध का ऋण उपलब्ध कराया था, उस जो ऋण की जो प्राप्ति थी उस युद्ध की जो वसूली थी एक तरह से वो सोने के रूप में वो कर रहा था, जिससे फिर कहते हैं कि अनेक इन ऋण की जो प्राप्ति के दौरान जो है सोने की जो अन्य देशों के अंदर जो है कमी होगी, क्योंकि वो सारा का सारा जो है युद्ध ऋण के ऊपर अमेरिका को उन्हें देना पड़ा। तो एक तरह से एक संकट की घड़ी जो इसमें उत्पन्न हुई। जो तात्कालिक कारण की अगर हम चर्चा करें तो अक्टूबर 1929 में अमेरिका के शेयर बाजार में भी अचानक जोरदार गिरावट इसमें देखने को मिली। सट्टेबाजी पर आधारित इस बाजार में शेयर बेचने की एक होड़ सी मच गई, जिससे अमेरिकी सरकार ने भी इस स्थिति में विदेशों को ऋण देना बंद कर दिया। इससे यूरोपीय देशों की आर्थिक व्यवस्था भी तेजी से जो है गिरी इस समय। तो कह सकते हैं कि एक वॉल स्ट्रीट संकट जो है ये एक तात्कालिक कारण इसका माना जाता है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का,
क्योंकि अमेरिका के शेयर बाजार में गिरने से जो एक व्यापक स्तर पर विश्व स्तर के ऊपर जो आर्थिक मंदी का जो ये दौर चला, जिसने अनेक यूरोपीय देशों की जो अर्थव्यवस्था को जो है प्रभावित किया, और यह जो आर्थिक मंदी है वो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के अंदर इन आर्थिक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के अगर परिणामों के ऊपर दृष्टिगत किया जाए तो आर्थिक मंदी ने अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना को गहरा आघात पहुंचाया। इससे आर्थिक राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ और इसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिला। सीमा शुल्कों में निरंतर वृद्धि हुई और विदेशी माल की आयात की जो सीमा भी जो है इस समय निर्धारित की गई। 1919 के अंदर वर्साई की संधि के तहत स्थापित किया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया राष्ट्रसंघ को भी इस समय के उद्देश्यों को भी इस समय गहरा आघात पहुंचा। आर्थिक संकट से राष्ट्रवाद दुर्बल हो गया और इस संकट के कारण आक्रमणकारी देशों के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई नहीं की जा सकी और अमेरिका को भी पृथकतावादी नीति अपनानी पड़ी, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रसंघ सामूहिक सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा सका। आर्थिक मंदी के कारण बेरोजगारी, भुखमरी, असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई। साथ ही विश्व की लोकतांत्रिक सरकारें इस मंदी का सामना नहीं कर पाई और इससे जनता का लोकतंत्र से भी विश्वास उठ गया। कह सकते हैं कि प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी ये बहुत आघातपूर्ण है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों के फलस्वरूप हमने देखा है कि अनेक जर्मनी, इटली के अंदर आदि देशों के अंदर लोकतंत्र वहाँ पर खत्म, राजतंत्र वहाँ पर खत्म हो गए, वहाँ पर प्रजातंत्र की स्थापना की गई थी। और इस विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने लोकतांत्रिक सरकार इस मंदी का सामना नहीं कर पाई, तो इससे कह सकते हैं जनता का जो है लोकतंत्र से कहीं ना कहीं पे विश्वास जो है डगमगा गया। आर्थिक मंदी के कारण जनता पर राजकीय नियंत्रण भी स्थापित हो गया। इंग्लैंड ने उन्मुक्त व्यापार की एक नीति को त्याग दिया, वहीं अमेरिका को भी न्यू डील की नीति आर्थिक क्षेत्र के अंदर अपनानी पड़ी। इससे भी आर्थिक जीवन में सरकार का हस्तक्षेप जो है निरंतर बढ़ता गया। आर्थिक मंदी ने देशों की सुरक्षा की चिंता जहां पर बढ़ाई, वहीं इससे सैन्य सामग्री के उत्पादन में भी वृद्धि हुई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को भी गहरा आघात पहुंचा। आर्थिक मंदी से उत्पन्न गरीबी और भुखमरी ने लोगों को साम्यवाद की ओर अग्रसर किया। साम्यवाद जो कि 1918 के अंदर बोल्शेविक क्रांति के पश्चात रूस के अंदर एक विचारधारा फैली थी, मार्क्सवादी विचारधारा थी। इस मार्क्सवादी विचारधारा जो थी, इसके अंदर मूल रूप से कहा था कि सर्वहारा वर्ग का, पूंजीवाद का विनाश और सर्वहारा वर्ग का जो शासन स्थापित करने की इसके अंदर एक तरह से बात की गई थी, जिसके प्रति जो है विचारधारा के प्रति लोगों की जो है एक तरह से की जो प्रतिक्रियाएं जो इसके रूप में देखने को मिलती है। तो लोगों को ये विश्वास हो गया कि साम्यवादी जो विचारधारा है यही पूंजीवाद का अंत करके उसकी स्थिति में जो है सुधार ला सकती है। तो एक तरह से कहते हैं कि साम्यवाद का प्रसार इस दौरान देखने को हमें मिलता है। साथ ही साथ प्रजातांत्रिक व्यवस्था की असफलता ने तानाशाही शक्तियों को प्रोत्साहन दिया, कह सकते अधिनायकवादी शक्तियों को इस समय प्रोत्साहन दिया गया, जिसके फलस्वरूप परिणाम स्वरूप जर्मनी में हिटलर का और इटली में मुसोलिनी का उदय हुआ। और इन आर्थिक नीतियों से निपटने के लिए जापान ने भी शक्ति द्वारा लूट की नीति को अपनाया, इससे युद्ध नीति को भी प्रोत्साहन मिला। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि दो विश्व युद्धों के मध्य आर्थिक मंदी केवल यूरोप के